आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आगे कर लेते हैं हम, बिना बातें करते हुए आगे नेक्स्ट उसके ऊपर जाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा कुछ है पढ़ने के लिए, तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इन शॉर्ट लिख रखा है कि हम आज क्या क्या करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कंसंट्रेशन में हम देखने वाले हैं कि डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, एंड लास्ट में सैचुरेटेड हम किसे बोलते हैं। सैचुरेटेड के बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा तुम्हें क्या दे दूंगी, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि सैचुरेटेड क्या होता है। ठीक है, अगर टाइम बचता है तो आज ही हम इसको भी कर लेंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले कि हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोल कंसेप्ट से पहले तुम्हें थोड़ा सा जर्नलाइजेशन दी गई है, मास बाय मास क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेजेस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन जब भी हम बोलते हैं तो कंसंट्रेशन किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं हमेशा किसकी कंसंट्रेशन की, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, सॉल्यूट की क्या कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, उसकी जब हम बात कर रहे हैं तो दैट टर्म इज कॉल्ड एज उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि 100 ग्राम अगर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, या 100 ml मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, तो मैंने उसमें कुछ कुछ चीजें डिसॉल्व करी हैं, तो मैं पूछूं कि उसमें कितना नमक है, तो वो उसकी कंसंट्रेशन हो गई। अगर मैं पूछूं कि उसमें कंसंट्रेशन किसकी, शुगर की कंसंट्रेशन कितनी है, तो वो किसकी हो गई, शुगर के लिए अलग टर्म हो गई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसको और थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। क्या होता है कि मैंने 3 बीकर ले लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 बीकर ले लिए। तीनों बीकर में मैंने ऑलरेडी इनको क्या कर रखा है, हाफ फिल्ड कर रखे हैं वाटर से, तीनों। अब तीनों में वाटर है एंड इसमें मैं क्या करती हूँ, शुगर ऐड करती हूँ। ठीक है, मैंने कहा था ना ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, मैं सब में लूंगी। तो शुगर ऐड करी मैंने। ठीक है, अब मैंने जब इसमें शुगर ऐड करी तो मैंने इसमें क्या करा, शुगर थोड़ी सी कम ऐड करी। मान लो जस्ट एज्यूम मैंने इसमें कोई x शुगर डाल दी। अब मैंने दूसरा बीकर है मेरे पास, ये था A, ये है B एंड दिस इज C। अब इस बीकर में मैंने x प्लस y शुगर ऐड कर दी। क्या ऐड करी मैंने इसमें, x प्लस y शुगर ऐड कर दी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एंड अब मैंने C है मेरे पास, इसमें मैंने और शुगर ऐड कर दी, तो ये बन गया x प्लस y प्लस z। गॉट इट। जब क्या है, x अमाउंट है, यहाँ पे क्या है, x प्लस y अमाउंट है, देयर इज x प्लस y प्लस z अमाउंट है। ग्राम्स लगा लो साथ में, बिकॉज शुगर है तो हम मास लेंगे इसका एंड ग्राम्स में होगा ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले जब मैंने x शुगर ऐड करी थी, यानी कि थोड़ी सी अमाउंट ऑफ शुगर ऐड करी थी, दिस इज अ लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर, तुम लिख सकते हो उसके नीचे एरो लगा के, दिस इज लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर। तो जब मैंने वो ऐड करी थी पानी में, तो इसको मैंने बोला डाइल्यूट। क्या बोलूंगी मैं इसको, डाइल्यूट। ठीक है, जब मैंने उसमें और ज्यादा शुगर ऐड कर दी, यानी कि जब शुगर क्या हो गई, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गई, तो मैंने उसे बोल दिया कंसंट्रेटेड। क्या बन जाएगी वो, कंसंट्रेशन। एंड एट द एंड जब मैंने उसमें और ज्यादा शुगर डाल दी, और ये क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट, जितनी ज्यादा अमाउंट इसमें डाली जा सकती है, और इस अमाउंट के बाद ये क्या हो जाएगा, आगे फर्दर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, इसे बोल देते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, गॉट इट। जब क्या थी, मेरे पास बहुत कम अमाउंट थी, तो मैंने बोला कि डाइल्यूटेड है। जब मैंने उसमें अमाउंट बढ़ा दी, दैट इज कंसंट्रेटेड। एंड जब इतनी ज्यादा अमाउंट हो गई कि फर्दर उसमें मैं एक छोटा सा क्या है, एक छोटा सा कुछ भी बोलो, क्रिस्टल भी शुगर का ऐड नहीं कर सकती हूँ, दैट मीन्स दैट इज सैचुरेटेड। गॉट इट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये हमारी इसके बेसिस पे, अच्छा ये तुमसे कोई नहीं पूछने वाला है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा तुम्हारे उस बुक में पैराग्राफ दे रखा है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आएंगी वो पढ़ते हैं। ठीक है, किसी को उतारना है तो देख लो प्लीज। गॉड, ये हो गया। अब हमें पता चल गया डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है एंड सैचुरेटेड क्या होता है।
अब फर्दर चलते हैं, ये डन है हमारा। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं? कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज concentration of solution is equal to mass of solute ऊपर हम हमेशा क्या लेते हैं, मार्क्स निकालते हैं। तो मुझे तो एक तरीका बताओ, मार्क्स निकालते हैं ना, मार्क्स की तुम्हारी परसेंटेज निकालने या तुम्हें कैलकुलेट करने की ओवरऑल कैसा रहा है तुम्हारा रिजल्ट, तो तुम कैसे निकालते हो? ऊपर जो तुम्हारे मार्क्स आए हैं वो डालते हो और नीचे क्या डालते हो? मैक्सिमम मार्क्स। तो नीचे क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये होती है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, ठीक है। यानी कि ऊपर क्या है? सॉल्यूट, और किस में प्रेजेंट है? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी रेशियो को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की। या फिर इसके लिए एक और टर्म आ सकती है, और mass of solute divided by mass of solvent। ये भी बोलना गलत नहीं होगा ना कि हमने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाल रखा है, वो भी तो उसकी कंसंट्रेशन ही हुई। अगर मैं बोलती हूँ पूरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, एक ही बात है। और अगर मैं बोल दूं कि पूरे सॉल्वेंट में तुमने कितना सॉल्यूट डाल रखा है, वो भी क्या हुई? कंसंट्रेशन ही तो हुई उसकी, ठीक है। डन। ये चीजें तुम्हारी क्या आ गई? कंसंट्रेशन टर्म्स आ गई। अब फर्दर इसको भी आगे क्लासिफाई किया हुआ है, इन्हीं चीजों को आगे फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है कंसंट्रेशन निकालने के लिए ही। सबसे पहला है सॉलिड इन लिक्विड। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डालें, जैसे शुगर का मैंने एग्जांपल लिया था, शुगर को मैंने वाटर में ऐड किया था, तो वो वाला जब मैं बात कर रही हूँ तो वो क्या है? सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारा आ जाता है है हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड। हमारे पास दो ही टाइप्स हैं, ठीक है। या तो लिक्विड में डाल देंगे या सॉलिड को लिक्विड में डाल देंगे। सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात करें। अब तुम सोचोगे कि गैस क्यों नहीं ऐड करी, तो गैस इसलिए नहीं करी बेटा क्योंकि हम हमेशा सॉल्यूशन बना रहे हैं, किसी चीज को क्या कर रहे हैं? घोल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो कैसी टर्म्स आएंगी? लिक्विड ही तो आएगा। सॉल्वेंट तो हमेशा लिक्विड ही होगा उसमें, क्योंकि हमें क्या करना है? अभी सॉल्यूशन बनाना है, मिक्सिंग करनी है उनकी। तो हम क्या करेंगे? लिक्विड या फिर लिक्विड ही को हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट लेंगे, एंड सॉलिड या फिर लिक्विड को हम एज अ सॉल्यूट ले लेंगे। तो फर्स्ट वन है सॉलिड अगर लिक्विड में हो तो क्या टर्म्स आती हैं। तो सबसे पहली है हमारे पास, इसी के अंडर है सबसे पहली, मैं ए डाल देती हूँ उसको। फर्स्ट वन इज हमारे पास है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। तो अब क्या है? सबसे पहली टर्म तो हमारे पास आ गई, मास बाय मास ले रहे हैं हम। तो देखो मास बाय मास में अब हम क्या ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे शुगर एंड वाटर ले रखा है, तो मेरे पास यहाँ पे शुगर का मास पता होना चाहिए, एंड दूसरा मैंने वाटर का मास पता होना चाहिए, ठीक है। अब नॉर्मली हम क्या लेते हैं? वाटर की क्या लेते हैं? वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या लेंगे? हम मास लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट, या फिर हम ना राउंड फिगर में ले लेते हैं, मास ऑफ, इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ solute dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब हुआ इसका। अब ये तो आ गया थोड़ा सा कैसा न्यूमेरिकल उसमें बोला हुआ है, ये ओवरऑल जर्नल लिया हुआ है कि अगर 10 ग्राम सॉल्यूट को अगर हम डिसॉल्व करेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो उसको हम बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, चलो ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मास बाय मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, देखो तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। यही तरीका भी होता है इसी को लिखने का। तो मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू, मास बाय मास है यानी कि ऊपर भी मास होगा नीचे भी मास होगा,
तो सबसे पहले तो ऊपर मास है, नीचे भी क्या है, मास है, ये चीज हो गई। अब हमें पता है हम ऊपर किसका मास लिखते हैं हमेशा, सॉल्यूट का, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय मास ऑफ किसका, टोटल मास लेते हैं ना नीचे हम, वैसे ही मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड वी विल मल्टीप्लाई दिस विद 100। क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज, मतलब हर एक 100 में, पर का मतलब क्या होता है हर एक, एंड सेंट का मतलब क्या होता है 100। अगर हम 100th में इनका निकालते जाएं तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, 100 से। तभी तो हमने ऊपर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिया हुआ है, ओवरऑल लिया हुआ है एक तरीके से, ठीक है। तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि मास ऑफ सॉल्यूशन है, दैट मीन्स वी हैव, इसी का फॉर्मूला दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, मास ऑफ सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बताओ मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसको लिखने का रीजन ये है कि सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से बनता है। अब क्योंकि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से बन रहा है, तो अगर मुझे मास निकालना है पूरे सॉल्यूशन का, तो क्या मेरे पास, मान लो ये एक कंटेनर है, कहाँ बताऊंगी, ये एक कंटेनर है। अब मैंने इसमें क्या डाल रखा है, एक चीज मैंने डाल दिया वाटर, एक चीज मैंने डाल दी शुगर। तो मुझे इस पूरे का मास अगर कैलकुलेट करना है, तो मुझे अगर इसका मास पता हो, इसका मास पता हो, तो क्या पूरे का मास पता नहीं चल जाएगा, करेक्ट, यही चीज होगी ना। तो मतलब कि क्या हो गया यहाँ से, मतलब क्या बनता है इस बात का कि मास ऑफ सॉल्यूशन हम कहाँ से लेंगे, इन दोनों का टोटल मास लेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है मेरे पास कि शुगर अगर मान लो मैंने डिसॉल्व करी है 20 ग्राम, ठीक है, और मेरे पास सॉल्वेंट है 80 ग्राम, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या लेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा। सबसे पहले यार प्लीज इसको लिख लो, मैं खिचड़ी करा दूंगी ऐसे ना, तो तुम क्या करो, पहले इसको लिख लो, मैं आगे कराती हूँ। पहले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे लिख लो, मैं आगे कराती हूँ नेक्स्ट उसमें, इसे इरेज करके फटाफट चलो, डन, चलो मैं नीचे का फॉर्मूला इरेज नहीं कर रही हूँ, सो दैट कि तुम लोगों को हेल्प मिल जाए, है ना। तो मैंने क्या बोला था कि ऊपर हम क्या लेंगे, अब 20 ग्राम क्या है मेरे पास, शुगर है, एंड वाटर कितना है मेरे पास, 80 ग्राम, ठीक है, ये दो चीजें मेरे पास और वो इतनी इतनी है। तो अगर मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है, अब मेरे पास मास और मास दे रखे हैं, तो मतलब मान लो मेरे पास पूछ रखा है कि इसकी मास बाय मास परसेंटेज निकालो, तो मैं सिंपली यहाँ से 20/80 नहीं करूंगी, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करूंगी मैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 20 + 80 मल्टीप्लाई बाय 100। जस्ट अंडरस्टैंड कि मैंने ये क्यों कर रही हूँ, बिकॉज हमें पूरे सॉल्यूशन का लेना है, इकट्ठा है, इन दोनों को इकट्ठा मिला के ये बनेगा, और नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे कभी भी सॉल्वेंट नहीं लेंगे हम अकेले, ठीक है। अब तुम बोलोगे पहले हमने कंसंट्रेशन टर्म करी, उसमें हमने ये बोला था, नहीं, वो एक अलग चीज है, वो कुछ और समझाने के लिए तुम्हारे पास, वो और इसको अलग अलग रखो, ठीक है। वो कंसंट्रेशन बताने के लिए है कि वो कितना मिला हुआ है किसमें, तो कितना सॉल्यूट पूरे सॉल्यूशन में मिला हुआ है, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में मिला हुआ है, दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स है, लेकिन दोनों को अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है, एक मोलैरिटी में यूज होती है, एक मोलैरिटी में यूज होती है, तो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो आगे जाके तुम्हें करवाया जाएगा, अभी के लिए ये चीजों के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। तो ये रही तुम्हारे पास किसकी क्या निकालनी हो, अगर तुम्हें कंसंट्रेशन निकालनी हो, मास बाय मास परसेंटेज निकालनी हो,
नोट डाउन कर लो किसी को करनी है तो। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन कर रहे हो, जस्ट इमेजिन तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, यू हैव एडेड 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट विल बी द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इफ दिस इज अ क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर इट लाइक दिस कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में, या फिर मास ऑफ, एक्चुअली ऐसे लिखो, मास ऑफ शुगर ब्रैकेट में सॉल्यूट इज इक्वल टू 20 ग्राम, मास ऑफ वाटर ब्रैकेट में सॉल्वेंट इज इक्वल टू 80 ग्राम, then mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent is equal to 20 plus 80 is equal to 100 ग्राम। ठीक है, ये 100 ग्राम आ जाएगा नीचे, यहाँ नहीं सॉल्व करना है इसको, क्वेश्चन में ही स्टार्टिंग में ही कर दो, एंड देन यू विल राइट द फॉर्मूला विच इज मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, एंड देन यू विल पुट द वैल्यूज। फर्स्ट यू हैव टू राइट द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे बोल रखा है, जो भी हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, एक्चुअली फॉर्मूला बोलो इसको, मैथमेटिकल टर्म भी नहीं बोल सकते, इट्स योर फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला तुम्हें पहले नोट डाउन करना है वहां पे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देना है। कभी भी डायरेक्ट सॉल्व करके कभी नहीं आओगे, कभी भी नहीं, कभी भी सॉल्यूशन देना है, पूरा 1 by 1 एक एक चीज लिखनी है। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात? ओके, नेक्स्ट है, ये था हमारे पास क्या, मास बाय मास परसेंटेज। अब हमारे पास नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इट इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज व्हाट, अगर ऊपर हम मास ले लें एंड नीचे जहां पे हमने मास लिया था सॉल्यूशन का वहां पे हम वॉल्यूम ले लें सॉल्यूशन की, एंड वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100, देन इट विल कम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, और हमने जो पहले लिखा था, हमने क्या लिखा था कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉरी सॉल्यूशन। अब क्या है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, ग्राम की जगह ml यूज करना। मैं लिख देती हूँ, मैं बोलते बोलते तुम लोगों के साथ फंबल किया है। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्यूशन। पूरा लिखने की आदत डालना, आधा आधा नहीं लिखना है। ठीक है, डन, क्योंकि टीचर्स को माफ होता है, तुम्हें नहीं होता। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, तुम्हें यहां से दिख रहा है कि ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम, तो पहले तो ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, तो ऊपर क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज सो सिंपल, एंड नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सेम थिंग, इट इज सेम थिंग, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आगे समझ में। अब हमें क्या पुट करना है, वैल्यूज को कैसे पुट करना है, ऊपर मास डाल देंगे सॉल्यूट का, एंड नीचे सॉल्यूशन की वॉल्यूम डालेंगे। अब क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे कॉम्प्लिकेट। कैसे कॉम्प्लिकेट होंगे, अगर तुम्हें डायरेक्ट मास दे रखा है, डायरेक्ट वॉल्यूम दे रखी है, फिर तो कोई चक्कर नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे मैं क्वेश्चन देती हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन में दे रखा होता है हमारे पास क्या है, 20 ग्राम है। ठीक है, 20 ग्राम मैंने क्या डाल रखा है, शुगर, किसमें डाल रखी है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, और साथ में डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर जो भी तुम्हारी यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या दे रखी है, डेंसिटी। अब सोचो क्यों दे रखी होगी, ये दे रखी होती है क्योंकि अभी हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे मास दे रखा है, तो मास को हमें वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है, वॉल्यूम की है। अगर हमसे पूछ, देखो तुम बोलोगे कि हम यहाँ से मास बाय मास भी तो निकाल सकते हैं, नहीं, मास बाय मास अगर पूछा ही नहीं है, हमें बोला है कैलकुलेट करने को मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास बाय मास थोड़े कर दोगे, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा इसको।
है ना, बेवकूफ थोड़े जो तीसरी चीज भी तुम्हें उसमें दे रहे हैं, क्वेश्चंस में दे रहे हैं। तो तुम्हें ये क्यों दी गई है, क्योंकि तुम्हें मास को चेंज करना है वॉल्यूम में, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये फॉर्मूला लगा लेना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है लेकिन तुम्हें मास चाहिए था तो यहां से निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है। और अगर तुम्हारे पास क्या है, मास दे रखा है और वॉल्यूम निकालनी है तब भी कर सकते हो। तुम यहाँ क्या करोगे, मास की वैल्यू पुट करोगे 100 ग्राम, डेंसिटी की वैल्यू करोगे 0.1, तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम यहाँ चली जाएगी, डेंसिटी यहाँ आ जाएगी, तो मास इज इक्वल टू 100। समझ में आ रही है बात, जैसे मैं कर ही देती हूँ यार। डेंसिटी क्या थी 1, मास कितना था 100 और वॉल्यूम नहीं पता, ये इसको V रहने दो, तो ये कैसे निकल जाएगी, V इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज V इज इक्वल टू 100/1 विच इज इक्वल टू 100 ml। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ये ऐसे निकल जाती है, ठीक है। चलो ये हो गई। उसके बाद अच्छा इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को भी खोल के लिख लेना। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है, बट ऐसा बहुत रेयर कहीं पे दिया होता है कि हमें वॉल्यूम दोनों की दे रखी हो, ज्यादातर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा होता है या तो फिर मास दे रखा होता है डायरेक्ट, ठीक है। ये होती है हमारे पास दूसरी टर्म। अब आ जाती है हमारे पास पीपीएम की टर्म। अगर मान लो बहुत ज्यादा डाइल्यूट कोई चीज है, तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट का मतलब है कि बहुत सारी किसी चीज की सॉल्वेंट की क्वांटिटी है और सोल्यूट उसमें इतू सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती हैं गैसेस, एयर का एग्जाम्पल आ जाता है। जैसे हमारे पास ना बुक में दे रखा है तुम्हारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कितनी होती है, जो अदर गैसेस लिखते थे ना, हमें क्या बनाते थे, कॉम्पोजिशन का टेबल बनाते थे एंड उसमें 1% हम बोलते थे सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है हमारे पास, तो हमारे पास अदर गैसेस बोल देते थे 1%। अब 1% सारी की सारी अदर गैसेस होती थी, तो सोचो सिर्फ SO2 कितनी होती होगी, उससे भी कम होती होगी। तो वहां पे हम ग्राम्स या लीटर्स यूज करने की बजाय पीपीएम यूज करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास वहां कैसे दी होती है कि SO2 कितनी प्रेजेंट है, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, तो उसका मतलब होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के अगर मैंने बोला 20 ppm या मैंने बोला सिंपली 10 ppm, तो चलो मैं मान लेती हूँ कितने, 20 ppm मान लेती हूँ, ठीक है। तो 20 ppm का मतलब होता है कि 20 पार्ट्स, ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, मैं लिख देती हूँ ये भी, इट्स पार्ट्स पर मिलियन। और यहाँ पे हेडिंग आएगी तुम्हारी फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो 20 ppm मैंने अज्यूम कर लिया, क्या है SO2 कितनी गिवन है मेरे पास 20 ppm, ठीक है। और ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। ये यूनिट है किस लिए, जब हमारे पास बहुत ज्यादा डाइल्यूट कोई चीज गिवन हो, वेरी डाइल्यूट इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है। पहले थे डाइल्यूटेड या कंसंट्रेटेड, लेकिन ये है बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है कि 20 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि 20 पार्ट्स प्रेजेंट हैं इन million parts by volume of gas। अब मैं समझाती हूँ इसको कैसे। 20 ppm, सबसे पहले पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट divided by parts of solution multiply by 10 raised to power 6, क्योंकि मिलियन है तो 10 raised to power 6। तो ये क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, ये दोनों क्या है, पार्ट्स है पर मिलियन, हर एक मिलियन पे। पहले हम किस पे कर रहे थे, परसेंटेज पर 100, अब किस पे है, पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। अब पहले हम कर रहे थे मास बाय मास परसेंटेज,
मास बाय मास परसेंटेज, अब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, तो पार्ट्स बाय पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और ये जो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तुमने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप, तो मैं इसी के ऊपर इसको लिख रही हूं। इसी फॉर्मूले को हम मास बाय मास में भी लिख सकते हैं, यानी कि ppm इज इक्वल टू, पार्ट्स की जगह पे क्या डाल दो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, ठीक है। पहला तो हो गया ये, या फिर यहाँ पे वॉल्यूम भी हो सकती है, वॉल्यूम अगर तुम मास की जगह पे वॉल्यूम कर दो तब भी वो ppm ही है, ठीक है। मतलब कि हम पार्ट्स किस में निकाल रहे हैं, मिलियंस में निकाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट इज दैट, ठीक है। अब चाहे उसको मास बाय वॉल्यूम ले लो, मास बाय मास ले लो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले लो, दिस इज वेरी क्लियर, ओके डन। तो ये है तुम्हारे पास पार्ट्स पर मिलियन, तो यहाँ पे मैंने बोला था 20 ppm। अब SO2 की वैल्यू 20 ppm आई है, मतलब इस सारे को सॉल्व करने के बाद 20 ppm आंसर आया होगा। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट की होगी ऊपर, और नीचे हमने पूरी गैस की वैल्यू पुट की होगी, मल्टीप्लाई किया होगा उसे 10⁻⁶ से, तो फिर क्या मतलब बन गया, ऊपर क्या था, SO2 की वैल्यू थी, नीचे पूरी गैस की मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो ये क्या है, 20 पार्ट्स होंगे किसमें प्रेजेंट, 20 पार्ट्स प्रेजेंट होंगे इन पार्ट्स, किसमें, मिलियन में, मिलियन पार्ट्स बाय पार्ट्स ऑफ गैसेस, ठीक है। समझ में आया कि किसके साथ उसकी रेशो ली होगी, मिलियन के साथ गैस की रेशो ली होगी, समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, SO2 20 ppm अगर दे रखा है, दैट इज 20 पार्ट्स प्रेजेंट है किसमें, मिलियन में, पार्ट्स ऑफ मिलियन डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ गैसेस, जितनी गैसेस प्रेजेंट है उसमें। गॉट इट, आई होप दिस इज सेटिस्फैक्टरी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चल लेते हैं, ये कवर हो गया हमारे पास, ये सारे के सारे कवर हो चुके हैं, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज ऑल्सो डन। लास्ट में हमारे पास बचता है लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास है, अच्छा इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, लास्ट में हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड, मतलब वॉल्यूम इन वॉल्यूम परसेंटेज। अब क्या आ गया है हमारे पास, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, खुद बना लो फॉर्मूला, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब क्या है, 10 ml ऑफ सोल्यूट किसमें प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ऊपर किसकी वॉल्यूम आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं फिर से, तो ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, डन। तो ये हमारी आ गई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसे भी हम अगेन वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, कैसे, अगर हमारे पास सॉल्यूशन की वॉल्यूम नहीं दे रखी है, तो मास अगर दे रखा है, तो इसे फॉर्मूला लगा के हम वॉल्यूम निकाल लेंगे इसकी, एंड फिर इसमें पुट कर देंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें लास्ट में एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। अगर तुम लोगों को उससे एक्स्ट्रा करने हैं तो एग्जाम्पलर इज मस्ट, एग्जाम्पलर करो, उसमें से क्वेश्चंस उठाओ और सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा कर सकते हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ साफ होता है। हाथ साफ होने का मतलब उतने अच्छे से एक्यूरेटली आंसर निकलते हैं, ठीक है। और अगर ये सीख लोगे अभी के अभी, तो आगे जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें आती जाएंगी उसमें थोड़ी सी ईज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मोल कंसेप्ट अगर आगे तुम लोग करोगे तो मोल कंसेप्ट थोड़ी डिफिकल्ट चीज आ जाती है, नॉर्मली बच्चों को एक बारी में समझ नहीं आता, घुसता नहीं है दिमाग में। तो इसलिए ये वाली चीजें थोड़ी सी अगर इनसे तुम टच में हो, अगर तुम्हें वॉल्यूम को डेंसिटी में कन्वर्ट करना आ गया, डेंसिटी को वॉल्यूम को मास में चेंज करना आ गया, मास को वॉल्यूम में करना आ गया, फिर तुमने कुछ बेसिक और कर लिए, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ये सब चीजें सीख ली, पार्ट्स पर मिलियन सीख लिया, तो आगे पता कितना इजी हो जाएगा ये सारे तुम्हें। अब आगे तुम देखो 10th में भी करोगे, +1 में भी करोगे, एंड +2 में भी करोगे, यही सारी चीजें। तो इनके साथ कुछ चीजें और ऐड हो जाती हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल्स क्या होते हैं,
मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब चीजें ऐड हो जाती हैं। अब ये सारी चीजें ऐड होने से पहले इन्हें कर लो तो बेसिक बन जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ गया तुम्हारा लिक्विड इन लिक्विड। अगर दोनों के दोनों तुम्हारे पास क्या है, लिक्विड्स हैं, तो दोनों की क्या होगी, वॉल्यूम ही होगी, क्योंकि मास नहीं होंगे, दोनों की क्या होंगी, वॉल्यूम्स होंगी। तो ये आ जाता है। लास्ट में तुम्हारे पास आ जाते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और क्या लिखा है मैंने, ये पर सैचुरेटेड लिख दिया है, सुपर सैचुरेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास 3 टर्म्स आ जाती है। मैं इनको थोड़ा सा समझा देती हूँ, डेफिनेशंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सबसे पहला है सैचुरेटेड। सो सैचुरेटेड में तुम्हें समझा चुकी हूँ, जब क्या हो कि हम सॉल्यूशन में मतलब ज्यादा से ज्यादा जितनी शुगर बोल लो या सॉल्यूट बोल लो, क्या डाल चुके हैं, ठीक है। अब अगर हमने उसमें और डाली तो वो नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसी में हम आगे पढ़ते भी हैं कि रेट जो होता है सॉल्यूट का, जितना उसमें डिपॉजिट हो रहा होता है और जितना डिसॉल्व हो रहा होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाते हैं। पर कोई नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी मैं कराऊंगी, समझाऊंगी इसे अच्छे से। अच्छा, ठीक है। और नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड होता है बेटा कि अगर मैंने क्या किया, मान लो 100 ग्राम पानी की कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम 30 ग्राम ऑफ शुगर को ऐड कर सकता है, मतलब उसके बाद वो सैचुरेटेड हो जाएगा। 30 ग्राम पे वो सैचुरेटेड है, यूं बोल लो, चलो ठीक है। अब अगर मैं उसमें डिसॉल्व करूं 15 ग्राम या फिर 20 ग्राम, तो क्या होगा, अभी भी उसमें चीनी और डिसॉल्व करी जा सकती है, मतलब स्पेस है। उन्हें बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड, मतलब उनका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है अभी, इसमें और एडिशन हो सकती है, ठीक है। उनको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट इज सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड होते हैं जब हम क्या करें, एक हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, उसमें हमने पहले ही क्या कर दिया, उसे सैचुरेटेड बना दिया है, मतलब उसमें सारी की सारी जितनी चीनी डाल सकते डाल दी। फिर हमने उसे गर्म करा, और गर्म करने के बाद अब तुम कभी ध्यान दिया तुम, तो जितनी शुगर पहले डिसॉल्व हो सकती थी और उसमें क्या हो जाती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब उसमें और शुगर ऐड हो सकती है। तो अगर मैं उसे स्टिर करती गई और साथ में मैंने उसे वार्म करती रही, मैं उसके साथ साथ टेम्परेचर प्रोवाइड करती रही, और उसका टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते और शुगर डिसॉल्व होती जा रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कूलिंग करने के बाद भी वो उसमें मिक्स ही रहती है, ऐसा नहीं कि वो डिपॉजिट हो जाएगी बाद में, वो उसमें डिसॉल्व ही रहती है, उन्हें बोलते हैं हम सुपर सैचुरेटेड। पर ये भी एक अमाउंट तक होता है, ऐसा नहीं है कि तुम डालते ही जाओ और इसमें एडिशन होती ही जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसमें भी एक अमाउंट आती है, लेकिन ये दोनों होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पे। ये होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और डिसॉल्व होती जाएगी, ठीक है, डन। तो इतना आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। मैं डेफिनेशंस कराऊंगी इसकी, डोंट यू वरी। थोड़ा सा पढ़ लेना, खुद भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, तो जब खुद भी पढ़ लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं, तो ये भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाकी। चलो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टाटा बाय बाय। बाकी मैं टेस्ट का डिस्कशन करूंगी तुम्हारे साथ, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को उसमें दिक्कत हो रही है, एंड मैंने कॉल करी भी है, कुछ बच्चों को खुद कॉल करी है पर्सनली। सो आई वांट यू पीपल कि तुम थोड़ा सा इंटरेस्ट लो चीज़ों में, होमवर्क करो, एंड होमवर्क से मुझे याद आया, मैं असाइनमेंट दूंगी तुम्हें इसकी, वो तुम असाइनमेंट करोगे, उसके अलावा एग्जाम्पलर करने को दूंगी, वो भी करोगे, ठीक है। चलो डन, बाय, टाटा, टेक केयर।